नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आज क्या कुछ खास रहा सियासी गलियारों में, देखते हैं हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। एक अनार, जी हां, बात राज्यसभा चुनाव की हो रही है। कांग्रेस को एक सीट मिलना यह तय है और इसके लिए पार्टी के अंदर जमकर नूरा कुश्ती भी देखने को मिल रही है। कोई दावेदारी जता रहा है तो किसी का नाम रेस में दौड़ रहा है। असमंजस है, दावेदारी है और बयानबाजी भी कम नहीं दिखाई दे रही। यह बताती है कि अगर समय रहते नाम तय नहीं हुआ तो फिर से 2020 जैसे हालात दिखाई दे सकते हैं। एक अनार 100 बीमार, कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत आजकल मध्य प्रदेश कांग्रेस पर 100% फिट बैठ रही है। राज्यसभा की एक सीट के लिए जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में चल रही है वो हैरान करती है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भी शायद पार्टी ने कुछ नहीं सीखा। एक सीट के लिए कभी कमलनाथ का नाम सुनाई देता है तो कभी अरुण यादव का। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रेस में बताए जाते हैं। कोई रेस में बताया जाता है तो कोई अपना नाम आगे बढ़ाता है। तो रेस में दौड़ रहे नेता इनकार भी कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी इच्छा नहीं है राज्यसभा जाने की। तो अब कमलनाथ जी अगर खुद मेरे को बोल रहे हैं तो फिर बीजेपी इसके अंदर क्यों अपनी टांग फंसाना चाहती है? तो ये बीजेपी चुटकियां लेते रहे, ये हमारी पार्टी का है, परिवार में सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे। सर, आज आप डिनर दे रहे हैं विधायकों को, उसको लेकर जो बीजेपी है। मैं तो हर साल देता हूँ विधायकों को, नई बात कौन सी है? और विधायकों ने मुझे कहा इस दफे आपने बुलाया नहीं, मैंने कहा आ जाओ। सर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राज्यसभा के लिए आप इस तरीके से। मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं। राज्यसभा से कांग्रेस के लिए आज शाम या कल सुबह तक पता चल जाएगा उम्मीदवार कौन रहेगा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, विधानसभा चल रही है तो भोजन दे रहे हैं, उसमें कौन सी बात है? मैं भी उम्मीदवार हूं, कमलनाथ जी भी हो सकते, पता नहीं कौन कौन हो सकते हैं, बोलिए। कांग्रेस नेताओं के बीच राज्यसभा सीट के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी निशाना तो साध ही रही है, नसीहत भी दे रही है। सत्ता प्रेम कुछ नेताओं का नहीं जाता है। नेक्स्ट जनरेशन को आने कमलनाथ जी जैसे नेता, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता नहीं आना चाहते। मैंने पहले ही बोला था, 2-2.5 महीने पहले, आप लोगों को याद होगा, मैंने बड़ा क्लियरली बोला था कि 2 पिता और 2 पुत्रों की ये सरकार चल रही है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी को छोड़ करके किसी भी युवा को देखना नहीं चाहते हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, किसी को भी वो देखना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि 2 पिता और 2 पुत्री पार्टी को चलाएं, तो अब कांग्रेस की जैसी मर्जी। वो कई प्रयास न कर रहे होते तो फिर ऐसी इन सब चीजें करने की जरूरत क्या है? इस समय आते और विधानसभा में पूरा समय देकर के विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते। कांग्रेस ने राज्यसभा नॉमिनेशन को लेकर तैयारी कर ली है। कांग्रेस चुनाव प्रभारी ने कागज तैयार कर लिए हैं। 15 विधायक प्रस्तावक के रूप में दस्तखत भी कर चुके हैं। तैयारी पूरी है, लेकिन एकता में कांग्रेस अधूरी जान पड़ती है। आपको याद होगा कि वो राज्यसभा सीट का ही मसला था जिसको लेकर सिंधिया ने कांग्रेस सरकार गिरा दी थी। वक्त भी यही था और हालात भी कुछ ऐसे ही थे। क्या होली से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव फिर से कांग्रेस की रंगत को फीका करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। झाबुआ में हुई पीएम मोदी की सभा के बाद रतलाम झाबुआ सीट अचानक से चर्चाओं में आ गई है। इस सीट का जो सियासी इतिहास है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। 18 चुनाव में सिर्फ 2 बार बीजेपी और 2 ही बार समाजवादी विचारधारा वाले दल जीते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने यहां 14 बार जीत का परचम लहराया। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर
हलचलें तेज हो चुकी हैं और हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की चर्चित रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर। तो लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जो डालेंगे प्रभाव और यहाँ की जनता आखिर क्या कुछ कहती है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचती है, सीधे बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के संग्राम के लिए सियासी माहौल बनने लगा है। मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ सीट मालवा निमाड़ की सबसे चर्चित सीटों में शुमार है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट आजकल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बीजेपी ने देश में अपने लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज झाबुआ से किया है। पीएम मोदी ने झाबुआ में जनसभा के जरिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलने की बात कही थी। सीट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कांग्रेस भी आदिवासी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए रतलाम झाबुआ में दस्तक देने जा रहे हैं। सियासी दावों की बात करें उससे पहले समझ लेते हैं रतलाम झाबुआ सीट के समीकरण। इतिहास के आईने में रतलाम झाबुआ 1952 से रतलाम झाबुआ में हुए 18 चुनाव और 1 उपचुनाव। कांग्रेस ने 14 बार तो बीजेपी ने 2014 और 2019 में जीती सीट। 2 बार समाजवादी विचारधारा वाले दलों को मिली जीत। दशकों से इस सीट पर 2 लोगों का रहा दबदबा। दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया का रहा कब्जा। दिलीप सिंह भूरिया 1980 से 1996 के बीच 5 बार कांग्रेस से जीते। दिलीप सिंह 2014 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। कांतिलाल भूरिया 1999 से 2015 के बीच 5 बार कांग्रेस सांसद रहे। 2019 में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर बने सांसद। 2024 से पहले एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा ठोक रही है। कांग्रेस का मानना है कि आदिवासी वोट बैंक अब भी कांग्रेस के साथ है, तो बीजेपी मोदी मैजिक के जरिए इस सीट पर जीत का दावा कर रही है। लोकसभा में 47 सीटें हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि 47 की 47 सीटें हम जीतेंगे। सभी लोग मोदी से जुड़े हुए हैं और विशेषकर हमारी माताएं बहनें तो पूरी तरीके से मोदी जी से जुड़ी हुई है। मोदी जी ने उन माताओं का आंसू पोंछे हैं। पहले धुएं से रोटी बनाते समय उनकी आंखें खराब हो जाती थी तो उज्ज्वला योजना में गैस दी है। घर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल दिया है, पक्का मकान दिया है, खाने का राशन मिल रहा है, रहने के लिए पक्का मकान। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ कि मोदी से जुड़ने के लिए पर्याप्त है। हम लोग सब मैदान में उतरेंगे और निश्चित ही हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 19-20 सीटें कांग्रेस के पक्ष झोली में जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने का उन्होंने कोई किसी गरीब के लिए, कोई किसी समाज के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसके लिए उनको वोट दें। किस बात के लिए वोट देंगे? ये तो झूठ बोलना उनको आदत पड़ी हुई है। अब उनकी मुगालते में हमारे लोग मतदाता भाई आने वाले नहीं है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत तो हासिल की। इसके बावजूद आदिवासी अंचलों में बीजेपी वो जादू नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद उसे थी। 23 के चुनाव में प्रदेश की 47 एसटी सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटें जीती, तो वहीं 22 सीट कांग्रेस के खाते में गईं। मतलब साफ है कि आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। 24 की लड़ाई से पहले बीजेपी आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद में जुटी है, जिसकी शुरुआत रतलाम झाबुआ से हो चुकी है। सियासी समीकरणों के लिहाज से आदिवासी वोटर्स को साधना बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि झाबुआ रतलाम सीट पर अब दोनों ही पार्टियों का पूरा फोकस है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले आखिर आदिवासियों का दिल जीतने में कौन सी पार्टी कामयाब होगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, झाबुआ। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ और खास पॉलिटिकल खबरें।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। पंजाब हरियाणा के साथ देश भर के किसान एमएसपी की लीगल गारंटी और कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर चुके हैं। जहां एक तरफ तो किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती से राहुल गांधी ने सरकार बनते ही एमएसपी की गारंटी का ऐलान कर सियासी भूचाल ला दिया। कांग्रेस इस ऐलान के जरिए उत्तर भारत समेत देश भर के 15 करोड़ किसानों को साधने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस का यह दांव जिता पाएगा 24 का चुनाव? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ की सरजमी पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के किसानों को ये गारंटी दी है। जी हां, कांग्रेस ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को देने का वादा किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी लगातार किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को अंबिकापुर में राहुल गांधी ने किसानों को मोदी के अंदाज में गारंटी दे डाली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसानों के हक में कांग्रेस की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी। ये पहली गारंटी है हमारी। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस की तरफ से आई इस गारंटी में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी गारंटी देने की बात कही गई है। कांग्रेस का दावा है कि इससे देश के 15 करोड़ किसान परिवारों का जीवन बदल जाएगा। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बड़ी मांगों में एमएसपी की गारंटी भी शामिल है। बीजेपी इस घोषणा को सियासी चश्मे से देख रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो, इनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो सत्ता में होते हैं तब कोई कमेटी की बातों को, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं करते। जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब वो कभी स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं, कभी वो जातिगत गणना की बात करते हैं। इस तरीके से ये जनता यहाँ आपके भुलावे पे नहीं आएगी। अन्नदाता हिंदुस्तान में हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बने सियासी माहौल के बीच राहुल और कांग्रेस की ये गारंटी गेम चेंजर भले ही ना साबित हो, पर इससे कांग्रेस को 24 के संग्राम में लड़ने के लिए हथियार जरूर मिल जाएगा। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, अंबिकापुर। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। कांग्रेस का वादा भी है कि उसकी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, तो अब शंकराचार्य भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आखिर क्यों जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है, इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश भर में जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसकी पैरवी कर रहे हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देश भर में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। शंकराचार्य जी ने कहा कि जाति व्यक्तिगत उन्नयन के लिए होती है, राजनीति करने के लिए नहीं। अगर हम पूरे देश को एक मानते हैं तो जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है? बात यह है कि जातिगत जनगणना क्यों? आप एक तरफ कहते हैं कि हम भारत के निवासी सब एक हैं, तो उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी जाति को ही मान रहा है, मानने दो। धर्म की राजनीति एक कर रहे हैं, एक को जाति की राजनीति करना है। राजनीति करने के लिए जातियों का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए राजनीतिज्ञों के कारण जातिगत जनगणना उचित नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। शंकराचार्य के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर पक्ष और विपक्ष में तकरार तेज हो गई है।
कांग्रेस जहां जातिगत जनगणना की पैरवी कर रही है तो बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है। जब 2011 में जब जनगणना हुई थी और जिसको प्रकाशित भी नहीं कर पाए, तो उस समय में इनको जाति की याद नहीं आई। अब जब कांग्रेस उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो ये जाति पाति धर्म के आधार पर ये राजनीति करने वाले लोग आज हमारे लोगों को इस तरीके से प्रलोभन दे रही है। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीब की जाति है और गरीब की चिंता पहले हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी है। भाई जोन भी अगर कोई, चाहे पहली सरकार हो चाहे अगली सरकार हो, अगर कोई डाटा आपको अगर दे रहे हैं और अगर डाटा सही है, छत्तीसगढ़ के हित में है, इस हित के लिए तो आपको यहाँ पर बैठाया गया है, तो उसमें काम ना करके दुनिया भर के गोलमोल जवाब देते हैं। बयानबाजी और सियासी तकरार बताती है कि 24 की जंग को लेकर सियासी जमीन लगभग तैयार हो चुकी है। बीजेपी जहां राम मंदिर के बहाने धर्म का झंडा बुलंद किए हुए है, तो कांग्रेस जातिगत जनगणना के सहारे जंग जीतने की कोशिश में है। यानी इस चुनाव में धर्म बनाम जाति के आधार पर सियासत होती रहेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नए विधायक हो या फिर सीनियर विधायक, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई ऐसे सवाल दागे जिनका जवाब सरकार नहीं दे पाई। तो आखिर क्यों अपनी सरकार पर फूट रहा है विधायकों का गुस्सा? देखिए खास रिपोर्ट। आंगनबाड़ी बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में, एक ही वर्ष का पूछ रहा हूँ, कितना पैसा दिया? और मरम्मत के लिए दिया कि नए के लिए दिया? माननीय सदस्य जी को करवा। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष, जो शब्द आपको अच्छा लगे, उसको सार्वजनिक करेंगे क्या? माननीय सदस्य को जो आग्रह है उस पर विचार करेंगे। अपने ही विधायकों के सवाल और तीखे तेवर से जूझ रही नई सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान लगातार नए और वरिष्ठ विधायक एक के बाद एक अपनी ही सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, जिनके कई बार गोलमोल जवाब तो कई बार नई सरकार जवाब भी नहीं दे पा रही है। कई मामलों में तो सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी सवालों के जरिए सरकार को घेरते नजर आए। कौशिक ने शराब दुकान और क्लबों के देर रात तक खुलने का मुद्दा उठाया, तो अजय चंद्राकर ने जशपुर जिले में पुलिया निर्माण को लेकर सवाल दागा। जिस प्रकार से वीआईपी रोड में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, युवा है, युवतियां हैं जो डांस कर रही हैं, रात भर बार खुली जा रही है, और जिस प्रकार से उसमें गोली चलाई जा रही घटना घट रही है, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। और प्रदेश की जनता को यह अधिकार है जाने कि क्या वस्तु स्थिति, क्वांटिफाइबल डाटा की क्या स्थिति है, उसको जानना चाहिए सबको। यह कोई गोपनीयता का विषय नहीं है, ये एक डाटा करप्शन है भूपेश बघेल जी का। सब चीज में करप्शन, ये डाटा करप्शन। जमीन पर वास्तविकता है कि पुल का निर्माण हो गया है, पहुंच निर्माण के काम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उन बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके। सदन में सरकार जब अपनों के सवालों से घिरी तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को दरकिनार किया है, यही वजह है कि ये विधायक अब सरकार को ही घेर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब इस बार सत्ता में आई तो बहुत से वरिष्ठ मंत्री जो पहले जिनके पास बहुत अनुभव है, जिनके पास बहुत कार्य का अनुभव है, मंत्री पद का अनुभव है, उनको दरकिनार करके मार्गदर्शक मंडल पे डाल दिया गया है। और तमाम पहली बार के जितने लोग विधायक बने उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है। इसलिए 3 महीने से तो छत्तीसगढ़ में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोई प्रशासनिक व्यवस्था कायम है कि नहीं है। और वही फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में गए हुए विधायकों की स्थिति है कि वो अपने ही मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं आने की स्थिति में वहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उनको एक विवाद की स्थितियां डेवलप हो रही हैं।
राजनीतिक जानकारों की माने तो 24 की जंग से पहले ये हालात बीजेपी के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। जब वक्त विपक्षी खेमे से मुठभेड़ लेने का हो और सामना अपनों से ही हो तो मुश्किल खड़ी हो जाती है और यही कुछ कहानी छत्तीसगढ़ बीजेपी में देखने को मिल रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारे इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगातार जारी।